हेलो एवरीवन, आप सभी का दीना पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका हिस्ट्री का थर्ड ईयर का होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी इस समय ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू सभी बच्चों का जो भी थर्ड ईयर में है उनका एग्जाम हो रहा है, चाहे वो रेगुलर के हों, चाहे सोल के हों, चाहे NCEE के हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम जो आपका क्वेश्चन पेपर जो है C140 जिसका कोड नंबर है हिस्ट्री का, इशू इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री 20th सेंचुरी, इस वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो आज का ही क्वेश्चन पेपर है और अभी पेपर भी चल रहा है। ठीक है, इससे पहले भी 14 तारीख को एक हिस्ट्री का पेपर हुआ था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी क्वेश्चन पेपर का जो 14 तारीख को हुआ था उसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आज भी आए हुए हैं, सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर है और क्या है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारी वीडियो को इसलिए देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो आपके क्वेश्चन पेपर पे 2 घंटे का टाइमिंग दे रखा है, जो गलत है। ये टोटल 4 घंटे का टाइमिंग है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पेपर करने के लिए कहा गया है। आप 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ पेपरों में 4 करने के लिए आया था और कुछ में 3 करने के लिए आया था। तो यहाँ पे 3 तो दिया हुआ है, अब आपकी मर्जी है 3 करो या 4 करो। सजेशन मैं ये दूंगा कि 4 करो, जिससे 25-25 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन बने। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे 2 घंटे बाय मिस्टेक हो रखा है, आई होप सो यहाँ पे भी 3 जो क्वेश्चन है वो भी बाय मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, बट 3 भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास ये है कि सोल ने दिया है गलती, किया हमने नहीं किया है गलती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में आधुनिकता की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पे पूंजीवादी होता है क्या, सबसे पहले ये समझो। पूंजीवादी जहाँ पे निजीता को बढ़ावा देते हैं, निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं, कहा जाता है कि निजी संपत्ति को आप रख सकते हो, ये पूंजीवादी कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर हम औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है, निजीकरण को बढ़ावा देना पूंजीवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है, सरकारी स्कूलें नहीं देखने के लिए मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल देखने के लिए मिलेंगे, मतलब वो पूरी तरह से निजीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, निजी हर चीज़, स्कूल निजी है, बसेज निजी हैं। जैसे अभी यहाँ पे भारतीय रेल है, अभी भारतीय रेल में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत क्या किया गया, कई सारे रेलवे को प्राइवेट कंपनियों के अंडर में कर दिया गया, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकते हैं। तो सेम अमेरिका में भी इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि नई नई तकनीकों को अपनाना। ठीक है, अब पहले किसी भी कंपनी में कोई काम करने के लिए 10 आदमियों को रखा जाता था। ठीक है, आज से 20 साल पहले। पर आज क्या है, नई नई तकनीक को अपनाने के साथ नई नई मशीनें अपनाते हैं, जिसके कारण से 20 लोगों को रखने की बजाय वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को रखते हैं जो ऑपरेट करते हैं मशीन को, बाकी सारा काम मशीन करती है, जिससे टाइम भी बचता है, अच्छी क्वालिटी भी निकलती है और अच्छे समय पर माल भी बन जाता है। तो ये औद्योगिकरण का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिख जाता है हमें। ठीक है, और औद्योगिकरण और पूंजीवाद के कारण से आधुनिकता किस तरह से बनती है। अब देखो, जो सबसे पहला औद्योगिकरण की शुरुआत होती है वो ब्रिटेन में होती है। ठीक है, ब्रिटेन में हुई, फिर उसके बाद होता है आपका फ्रांस में, फ्रांस के बाद होता है आपका यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत है। औद्योगिकरण के शुरुआत के कारण क्या हो जाता है कि नई नई तकनीकें आ जाती हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, नए नए संसाधन आ जाते हैं। अब उसको संसाधनों को सही तरीके से यूज़ करना हमें सिखाया जाता है। अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, तकनीक का ही कमाल है। पहले जो फ़ोन निकला था वो आप देखा होगा, आपने गदर मूवी देखी होगी, तो उसमें एक फ़ोन का यूज़ करते हैं जिसमें एक साइड आप मुंह पे लगाते हैं, दूसरी साइड कान में, इस तरह का फ़ोन ही होता था। आज का क्या, आपका टच पैड है। ठीक है, इवन पूरी तरह से बॉडी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, बहुत सारी तरह की एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले आप नोकिया का डब्बा फ़ोन यूज़ करते थे, आज एप्पल यूज़ कर रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो। तो रीज़न क्या है, ये आप आधुनिकता की ओर बढ़ना। ठीक है, तकनीक को अपनाना, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण। प्रथम विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे, इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ। ठीक है, अब इसके होने के कारण क्या बनते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है गुप्त संधियाँ। जो जर्मनी था और बाकी जो देश थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन सब ने क्या किया, आपस में एक गुप्त संधि करी। ठीक है, गुप्त संधि मतलब किसी को बिना बताए। जैसे मान लो यहाँ पे 4 कंट्री हैं। ठीक है, 4 कंट्री हैं। अब इस कंट्री ने क्या किया, इससे संधि कर ली, इसने क्या किया, इससे संधि कर ली, अब इसने क्या किया, इससे संधि कर ली, फिर इसने इससे भी कर ली, इसने इससे भी कर ली, इसने इससे, ऐसा मतलब करके चारों एक दूसरे से फंसे हुए हैं। अब मान लो इसका युद्ध हुआ किसी के साथ, इधर कंट्री है, इसका युद्ध हुआ, तो बाकी 3 कंट्री का कोई लेना देना नहीं है, पर इसने इससे संधि कर रखी है तो इसके कारण से ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसने इससे संधि कर रखी है तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा, इसने इससे कर रखी है तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा। जबकि जो मेन बंदा था वो इसको भी नहीं जानता, इसको भी नहीं जानता, पर ये दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये गुप्त संधि का प्रभाव देखने के लिए मिलता है।
ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त संधियाँ उत्तरदायी कारण बनती है, सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण बनती है प्रथम विश्व युद्ध होने का। अगर इसके एक तत्कालीन कारण की बात करो तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंट, राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या होना भी तत्कालीन कारण माना गया शीत युद्ध का, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंट, वो अपनी राजधानी में घूम रहे थे और वहाँ पे उनकी हत्या हो जाती है। जो जिस आतंकवादी संगठन ने हत्या करी थी, काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन ने हत्या करी थी, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और रसिया का इंटरफेयर उसमें बढ़ जाता है जब राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या होती है। तो उसके बाद से वहाँ पे जर्मनी को बुरा मानना और ये सारी चीज़ें करना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना, ये तत्कालीन कारण में से एक था। यहाँ पे आ जाता है कि फ्रांस के और जर्मनी के बीच में तो मतलब टकराव चल रहा था, ठीक है, ये भी प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण बनता है। ठीक है, लॉरेस और अलास्का नाम की दो जगह थी जो फ्रांस और जर्मनी को लेकर अक्सर टकराव हुआ करता, तो वो भी इसी युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बनता है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आप बात करोगे दोस्तों कि जो संसाधन थे, जो फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के संसाधनों पर नज़र रखे हुए थे, जिसके कारण से वो भी एक कारण बन जाता है, मतलब महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, और जो राजा है वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, ब्रिटेन की, जर्मनी की बात करो जो बिस्मार्क, ठीक है, चाहे आप दूसरी जगह की बात करो, तो वहाँ पे जो भी शासक हुए वो भी शासक ऐसे थे जिनके बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी। ठीक है, वो अपने आप को साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसके कारण से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 1919 की वर्साई संधि का मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब 1919 के अंदर में वर्साई संधि हुआ, इसको पेरिस शांति समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्साई संधि की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसके तहत क्या किया गया कि जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। ठीक है, पंगु बनाने का मतलब क्या कि वो अपने हाथ पैर पे नहीं चल सकता है, कई तरह के उस पर जुर्माना लगा दिए गए कि जुर्माना लगाए गए। ठीक है, हर्जाना के तौर पे बहुत सारे पैसे वसूले किए गए उससे। ठीक है, सोने, उसके जो खदानें थी, कोयले की खदानें थी, उस पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, और उसमें क्या बता सकते हो आप कि जो उसके जंगी बेड़े थे, जहाज़ थे, पनडुब्बी थे, वो सारा मतलब फ्रांस ने और दूसरे देशों ने बांट लिया, मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये सारे जो संधि का उसका इम्पैक्ट था, और इस तरह से कर दिया गया कि उसकी जर्मनी वापस से उसको जो सैन्य विस्तार, उस पर रोक लगा देना। ठीक है, परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा देना, हथियारों की होड़ पर रोक लगा देना। ठीक है, किसी तरह की सरकार निरस्त कर देना, और पूरी तरह से जर्मनी और मतलब फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा हो जाना जर्मनी पे, ये सारा कुछ वर्साई संधि की विशेषता के तौर पर देखने के लिए मिलती है। अगर वर्साई संधि नहीं होती तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी नहीं होती। वर्साई संधि ही कारण बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ जाता है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया हुआ था, जो 14 अगस्त को हुआ था पेपर। तो यहाँ पे रूस में बोल्शेविक क्रांति, इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रूस की मतलब 1917 की क्रांति भी कहा जाता है, रूस की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, खूनी क्रांति भी कहा जाता है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति के क्या है, रूस की 1917 की क्रांति ही बोल्शेविक क्रांति है। अब इसकी प्रभाव की बोलता है कि इसका प्रभाव क्या होता है। अब जब ये क्रांति होता है 1917 की, उसके बाद क्या होता है, रूस के अंदर में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाता है। ठीक है, लेनिन की सरकार आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे किसानों की सरकार होती है, किसानों के हक की बात की जाती है, बेरोजगारी को दूर करने की बात की जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की जाती है। ठीक है, वहाँ पे सबका जो मतलब जो एक तरह से पूंजीवाद को टकराव की बात की जाती है, क्योंकि पूंजीवाद को ही खत्म करने के लिए समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ था। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवाद में टकराव का बढ़ जाना, ये सारे प्रभाव के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद का विस्तार करना, अपने अपनी विचारधारा आइडियोलॉजी को बढ़ाना, ये सारे इसके प्रभाव के रूप में देखे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, शीत युद्ध शब्द की व्याख्या कीजिए। 1945 के बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों किस तरह से प्रभावित किया। ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था दोस्तों 14 अगस्त को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं शीत युद्ध होता क्या है। तो कोल्ड वॉर मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति होती है उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, मतलब तनावपूर्ण स्थिति होना मतलब विदाउट रक्त रंजित रहित युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। रहित मतलब नहीं होना। ठीक है, जहाँ पे खून खराबा नहीं होना, मतलब लड़ाई हुआ पर कोई तरह का किसी भी तरह का खून खराबा नहीं हुआ, वो शीत युद्ध हुआ। ठीक है, वो शीत युद्ध कहलाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे बात की जाती है कि शीत युद्ध 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरह से बदलाव आते हैं, प्रभावित करता है। तब जैसे 1945 में क्या होता है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो पूरे विश्व के समक्ष में शक्तियाँ बचती हैं वो अमेरिका और रूस होती हैं, जो सबसे बड़ी महाशक्तियों के तौर पे उभरती हैं। इन दोनों के बीच में आपसी टकराव बढ़ रहा होता है। ठीक है, बार बार लड़ते हैं, आपस में टकराव होता है, जिसके कारण से ये टकराव बढ़ने के कारण क्या होता है, अब आपस में टकराव बढ़ रहा है
तो मेन रीज़न क्या है कि अब टकराव बढ़ रहा है तो दूसरे देशों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के सामने भी दो रास्ते थे कि यार या फिर वो अमेरिका के साथ चला जाए या फिर सोवियत संघ के साथ चला जाए, रूस के साथ चला जाए। तो अगर वो अमेरिका के साथ जाता था तो उसे पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ता, और उसको ये भी डर था कि अगर सोवियत संघ के जाता तो वहाँ सब समाजवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। मेनली भारत के पास डर क्या था कि अगर मैं किसी भी एक तरफ जाता हूँ और अगर वो हार जाते हैं युद्ध में तो क्या होगा, मुझे वापस से गुलाम बनना पड़ेगा। जो भी मैंने 200 साल की गुलामी से आज़ादी पाई है वो दोबारा मुझे गुलाम बनना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण से भारत मतलब ये चीज़ें करता है और नई यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आता है वहाँ पे क्या दिखता है, यूरोपीय संघ का स्थापना होना, आसियान जैसे नए संगठनों का उदय होना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होना। ठीक है, इराकी फ्रीडम जैसे जो अभियान चलाए जाते हैं जिसमें अमेरिकी वर्चस्व को दिखता है। ठीक है, और जहाँ पे सोवियत वर्चस्व को देखने की बात हो जाती है तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 का, ये सारा कुछ दिखता है। और आगे चलकर 1991 में जहाँ पे अमेरिकी वर्चस्व के साथ क्या हो जाता है, वो बर्लिन की दीवार का गिरना, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं हम। ठीक है, तो भूमंडलीकरण की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण क्या होता है, मतलब एक विश्व की व्यवस्था को ग्रामीण व्यवस्था में बदल देना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्विक व्यवस्था को ग्रामीण व्यवस्था में बदल देना वैश्वीकरण कहलाता है। अब ग्रामीण व्यवस्था कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप गाँव में जाते हो, गाँव में किसी भी एक बच्चे से अगर पूछोगे ना, किसी का भी एड्रेस गाँव का, किसी भी व्यक्ति का नाम पूछोगे तो पूरे गाँव को बता सकता है वो। रीज़न क्या है, क्योंकि गांव में काफ़ी हद तक सभी लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर शहर में ऐसा नहीं होता। आप एक गली में जाकर पूछोगे ना कि इस व्यक्ति को जानते हो तो भी नहीं जानेगा वो। ठीक है, एक मकान में जाकर आप पूछोगे इस फ्लोर पे ये वाला आदमी रहता है, इसका क्या नाम है, तो भी नहीं जानता वो। तो वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि पूरा विश्व एक ना ग्रामीण व्यवस्था में तब्दील हो जाता है, मतलब हमारी पहुंच को आसान कर देता है। आज आप लेनोवो का लैपटॉप यूज़ करते हो, ठीक है, अमेरिकन कंपनी एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, इसी तरह से चाइनीज़ कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हो और दूसरी कंपनियों का भी यूज़ करते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो है अमेरिकन कंपनी, दूसरी कंपनी, पर हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि उनकी पहुंच को आसान बनाया गया और वो इंडिया में उसको लाया गया और इंडिया में लाके बेचा गया, जिसके कारण से हम यूज़ कर रहे हैं। अब आज के समय में किसी को एप्पल का फ़ोन खरीदना होता है तो वो अमेरिका थोड़ी ना जाता है खरीदने के लिए, वो डायरेक्ट इंडिया में खरीदता है। तो ये वैश्वीकरण क्या करता है, ग्रामीण व्यवस्था के रूप में बदलता है। ठीक है, अब इसकी बात करें वैश्वीकरण की भारत के संदर्भ में देखोगे तो 1991 में, ठीक है, 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं तब LPG नीति की शुरुआत की जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहां से भारत के अंदर में वैश्वीकरण की शुरुआत हो जाती है, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हो जाती है। वैश्वीकरण के थ्रू ही भारत के अंदर में ओपन डोर पॉलिसी लाई जाती है, खुले द्वार की नीति जिसे हम बोलते हैं। ओपन डोर पॉलिसी से क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी से क्या होता है, हम इनवाइट करते हैं अदर कंट्री को कि आप हमारे यहाँ पर आओ और हमारे यहाँ पर आकर क्या करो, व्यापार करो। व्यापार करने के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आके हमारे यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, फ्री है। ठीक है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, अलग अलग तरह से संसाधन मिलते हैं ओपन डोर पॉलिसी के तहत। ठीक है, अब इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विश्व पर प्रभाव की अगर बात करोगे तो कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम आर्थिक प्रभावों की बात करें विश्व के प्रभाव में, तो आर्थिक प्रभाव क्या होता है, आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब आर्थिक तौर पर विकास हो रहा है। जैसे भारत की एग्जाम्पल लेके चलोगे तो भारत पहले 1991 से पहले भारत के अंदर में एक तरह से भूखमरी छा गई थी, आपातकाल आ गया था। ठीक है, पर 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, बढ़ती है, क्योंकि दूसरी कंपनी आना शुरू करती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो विदेशी मुद्रा होता है उसका भंडार में, संचय में बढ़त होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो नॉर्मली वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि आर्थिक व्यवस्था में सुधार आता है, बेरोजगारी में कमी आती है। ठीक है, नए नए संसाधनों का यूज़ बढ़ जाता है। आज आप जीन्स पैंट पहन रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, तकनीकों का यूज़ में परिवर्तन आता है, मतलब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप ये सारा कुछ इसमें मेंशन कर सकते हो। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करोगे तो राजनीतिक प्रभाव में आजकल क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि 15 अगस्त कल सेलिब्रेट किया गया, जिसमें WWE के जो भी प्लेयर थे सब ने हमें इंडिपेंडेंस डे मतलब विश किया, हमें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रीज़न क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक्टिव हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण ही आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हैं। आपको पता होगा कि WWE का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया माना जाता है। ठीक है, UAE के मतलब इंडिया के बाद UAE माना जाता है। तो जिसके कारण से क्यों, रीज़न क्या है, तो भाई हमारे यहाँ पे व्यापार है, तो व्यापार के लिए वो हमें विश करे, चाहे खुश करने की कोशिश करे, चाहे कुछ भी, इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इजराइल हमें इंडिपेंडेंस डे विश कर रहा है, UAE विश कर रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जो है अपकमिंग टाइम पर सबसे बड़ा मार्केट होल्डर बनने वाला है। ठीक है, तो जिसके कारण से वो भाई एक तरह से अट्रैक्शन या फिर कुछ भी कहो वो करते हैं।
तो वैश्वीकरण के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सक्रिय होना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर अपना विचार व्यक्त करना, ये सारा कुछ यहाँ पर आता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। आज हम किसी की निंदा करनी होती है तो वैश्वीकरण के कारण हम खुलकर निंदा कर पाते हैं, किसी की तारीफ करनी होती है तो हम खुल के तारीफ कर पाते हैं, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से हो पाती है? वैश्वीकरण के कारण। अगर वैश्वीकरण को अगर हम ना अपनाते तो ये सब पॉसिबल होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा टोटल आपका 6 क्वेश्चन था जिनको मैंने बताया है। इसमें से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें दूसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, छठा करो। 4 क्वेश्चन ये इजी हैं, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स, बाय बाय।